हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, एनसीईआरटी से चैप्टर आज ही खत्म कर देंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन की चर्चा रह जाएगी बेटा, वो मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है जी, होपफुली देखते हैं बेटा, अगर एक दिन में ही हो पाए तो एक दिन में ही खत्म कर देंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है जी, फ्राइडे को तो लास्ट लेक्चर होना ही है, ये तो मैं श्योर ही हूँ बेटा। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही लास्ट चैप्टर बचेगा इसके बाद। ठीक है जी बाबू, कल हमने ना एक टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। ठीक है ना, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं बाबू। ये टॉपिक था वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट, और मैंने बेटा ये पैराग्राफ इसका पढ़वाया था आपको, और उसके बाद बेटा ये पैरा आपने पढ़ा था। बेटा स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, जो दो चार मैं उसकी चर्चा कर देता हूं। मैंने नोट्स में टॉपिक लिखा है वर्कफोर्स इन इंडिया। ठीक है जी, और बेटा वर्कफोर्स की बात करें, सब सामने देखो बेटा, पहले मेरी तरफ बाबू। वर्क फोर्स की बात करें, कल आपने बेटा देखा भी होगा, तो बेटा वर्क फोर्स इंडिया में बेटा 471 मिलियन है। और अगर करोड़ की बात करूं बेटा 47.1 करोड़। ठीक है ना। एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखो, ये स्टैट बेटा 2019 का है। लगभग उस टाइम पर पॉपुलेशन 130 करोड़ आपकी जा रही थी। ठीक है जी, अगर 130 करोड़ के हिसाब से ही मानो बेटा, क्योंकि पार्टिसिपेशन रेट या वर्कर टू पॉपुलेशन रेशो बाबू टोटल पॉपुलेशन से कैलकुलेट होती है। 130 करोड़ में से 47 करोड़ बस। आइडिया देख लो बेटा, वर्कफोर्स कितनी है। पार्टिसिपेशन रेट तो टोटल पॉपुलेशन से ही कैलकुलेट होता है। समझ में आ रही है ना बेटा बात बाबू। तो टोटल वर्कफोर्स इंडिया में कितनी है? 471 है। आउट ऑफ दिस पॉपुलेशन 77% 77% कंप्राइजेस ऑफ मैन। आकाश भाई बाबू, बस सामने देखो, हो गया मजाक, बस आप सामने देखो बाबू। 471 एम पॉपुलेशन है। आउट ऑफ दिस 77% कंप्राइजेस ऑफ मैन एंड 23% कंप्राइजेस ऑफ वुमेन। ये पढ़ा था आपने, कल आया था ये स्टैट बाबू। ज्यादा तो नहीं, जितना बर्दाश्त कर सकते हो बस उतना ही याद कराऊंगा। ठीक है ना जी। एक बात और बेटा, वुमेन्स 1/4 है टोटल रूरल वर्कफोर्स का। और बेटा अगर अर्बन की बात करें तो 1/5 है टोटल अर्बन वर्कफोर्स का। ठीक है जी, ये कुछ स्टैट है जो आपको याद रखने ही रखने हैं। फिर बेटा पार्टिसिपेशन रेट पर हमने एक डिस्कशन शुरू कर दिया था। ठीक है ना, और बेटा मैंने आपको वहां तक पढ़ाया था जहां तक कोई भी स्टैट नहीं आया। याद है आपको बेटा, ये हमने टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। ठीक है जी, और मैंने कहा जहां तक कोई स्टैट नहीं है वहां तक एक बार पढ़वा दूंगा। शायद आपने बेटा इस पैराग्राफ तक पढ़ दिया था। ठीक है जी। अब बाबू बाकी तो मुझे इनसे चाहिए भी नहीं बेटा। बाबू एक तो ये बात कि आपको ये टेबल लर्न करना है, सबसे पहली बात, मतलब स्टैट्स के तौर पर। और दूसरी बात बेटा, इसका एनालिसिस ये अच्छा नहीं करते तो पढ़ के भी समय ही बर्बाद होगा। अच्छा हम कर देते हैं एनालिसिस, सब सामने देख रहे हैं। एक बार पहले तो इसका मतलब समझने की कोशिश करो। 2017-18 का स्टैट है। ठीक है जी, स्टैट क्या कहता है बेटा? वर्कर पॉपुलेशन रेशो, समझदार को इशारा काफी। पार्टिसिपेशन रेट की बात चल रही है बाबू। मेंस, वुमेन्स और टोटल बेटा अर्बन एरिया में 51.7% यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट है। और बेटा सॉरी, रूरल एरिया में, अर्बन में बेटा 53, यानी कि टोटल अगर मेन जितने भी इंडिया में है उनमें से 52.1% एम्प्लॉयड है। सिंपल सी बात। अभी तो उसमें कुछ बच्चे भी हैं बेटा, वो तो आने ही नहीं थे, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन से कैलकुलेट होता है एम्प्लॉयमेंट रेट। समझ में आ रही है ना बेटा बात? तेरी तरफ देख रही बार बार, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं सभी। लो बाबू, वुमेन्स की बात करें तो बेटा रूरल एरिया में 17.5, अर्बन में बेटा 14.2। और टोटल वुमेन्स को देखें बेटा इंडिया की तो 16.5 किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज्ड है, यानी कि एम्प्लॉयड है। ठीक है जी। और हालात टोटल में वर्स्ट है, वर्स्ट, क्या ही बोले भैया बाबू। रूरल एरिया में टोटल 35% लोगों के पास काम है, अर्बन एरिया में 34 लगभग। और बेटा टोटल एवरेज देखा जाए तो 34.7। ठीक है जी, बस 34-35% लोगों के पास काम है। हाँ सर, क्या कॉन्ट्राडिक्शन?
हाँ, किस, एक सेकंड, क्या मतलब क्या कहना चाह रहा है? तो कॉन्ट्राडिक्शन तो तब होगा ना जब तेरे को पूरा स्टैट पता होगा। वुमेन कितनी है? जितनी भी वहां पर टोटल वर्कफोर्स है उसका 1/4। रूरल एरिया में जितनी भी वर्कफोर्स है। हाँ, कौन सी रेशो की बात कर रहा है? तो तेरे को एग्जैक्ट स्टैट ही नहीं पता भैया। तेरे को टोटल पॉपुलेशन पता है कितनी एंगेज्ड है? तो जब नहीं पता तो 1/4 निकालेगा कैसे? हाँ, 1/5 अर्बन एरिया के हिसाब से। हाँ, बराबर, अर्बन एरिया में जितनी भी टोटल वर्कफोर्स है उसका 20% है। हाँ जी, ये क्या है बता? वुमेन, जितनी भी वुमेन्स हैं उसका 14.2% है। वो टोटल वर्कफोर्स का है, तभी तो कह रहा हूं अधूरा स्टैट। तो उसका इसके साथ क्या कंपैरिजन कर रहा है? जितनी भी टोटल वुमेन्स हैं भैया, 1 मिनट आराम से देख लो स्टैट्स, गड़बड़ मत करो। जितनी भी ये वुमेन का स्टैट है। जितनी भी अर्बन एरिया में वुमेन्स हैं उसमें से सिर्फ इतनों के पास काम है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट ये सिर्फ वुमेन का है। ठीक है जी। रूरल एरिया की वुमेन्स का है और टोटल वुमेन्स का है जो पूरी इंडिया में है। इनका टोटल वर्कफोर्स के साथ कंपैरिजन नहीं हो रखा। क्लियर है जी बात? अब मेरी तरफ देखो 2 मिनट के लिए बेटा। अगर इसका एनालिसिस करना हो पुत्र, अब बिल्कुल बात नहीं, सामने देखो। अब बेटा इसका एनालिसिस करना हो, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, जब से हमने इंडिया पाक चाइना वाला चैप्टर पढ़ा है कि कितने पॉइंट आपको एनालिसिस में लिखने चाहिए, भैया मुझे नहीं पता, 3 पॉइंट मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छे पॉइंट 3। ठीक है ना? क्वांटिटी नहीं चाहिए बेटा, क्वालिटी चाहिए। 3 पॉइंट अच्छे लिखना। बाबू मैंने इसको हेडिंग वाइज नोट्स में लिखा है और मुझे लगता है बहुत तगड़ा लिखा गया है बेटा। पहली चीज इस पर है, इधर देखना बेटा, सिर्फ इस टोटल पर नजर घुमाओ बेटा। पहली हेडिंग मैंने लिखी हाई डिपेंडेंसी रेशो। और अगर बेटा ध्यान दो तो सबसे ज्यादा इस पे ध्यान दे दो बेटा, हाई डिपेंडेंसी रेशो। बेटा आउट ऑफ टोटल वर्कफोर्स सिर्फ 35% लोगों के पास एक्चुअली में काम है। सिर्फ 35%। यही तो मतलब है इस चीज का। सिर्फ 35% के पास एक्चुअली में काम है बेटा, जो एक्चुअली में प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज्ड लोग हैं। जब इतने कम लोग एंगेज्ड हैं तो आप समझ सकते हो बेटा, तो उनके ऊपर डिपेंडेंसी बर्डन कितना होगा। यानी कि घर के बेटा अगर 20 लोगों की बात करूं तो 7 ही लोगों के पास काम है, तो 13 का बर्डन भी तो उन्हीं को ही झेलना है भाई। 10 में से 3.5 लोगों के पास ही काम है एवरेज में, यानी कि 20 में से 7 लोगों के पास, तो बचे हुए 13 का भी बर्डन किसको झेलना है? उन्हीं को। तो दिखाई दे रहा है, जब बेटा पार्टिसिपेशन रेट इतना कम होता है तो डिपेंडेंसी बर्डन बहुत ज्यादा होता है। जो काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? उज्जवल भाई आ जाओ यार सामने, इसी वो तुम उसमें रले रह जाओगे, ये भी जाएगा, कर लेंगे बात, उसकी भी कर लेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। बाबू इधर देखना जरा, यहां से कुछ बन सकता है? एक पॉइंट बहुत अच्छा बन रहा है बेटा यहां पर। बाबू हायर पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया बट बेटा लो प्रोडक्टिविटी। मेरे को इसकी बात करनी है, लो प्रोडक्टिविटी की बात, ये जनरल बात है, ये मैंने यहां से नहीं उठाई। बाबू ये तो दिखाई दे रहा है कि पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया का ज्यादा है एज कंपेयर टू द अर्बन एरिया, ये तो दिखाई दे रहा है। और एक बात मैंने जनरल सेंस से उठाई बेटा, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, चाहे पार्टिसिपेशन रेट आपका ज्यादा है, अर्बन एरियाज का कम है, बट बेटा रूरल इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में बहुत जरा सा कंट्रीब्यूट करती है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बेटा अर्बन इकोनॉमी का है। यानी कि बेटा आप चाहे क्वांटिटी में ज्यादा लोग एंगेज्ड हो, फिर भी बेटा आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, तभी तो आप कम कंट्रीब्यूट करते हो बेटा। जब आपकी प्रोडक्टिविटी कम है इसका मतलब आप कमा भी बहुत कम रहे होंगे, और जब कमा कम रहे हो इसका मतलब हाई पॉवर्टी होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा ही हैं रूरल एरिया में। सुन लो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं।
बेटा पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया का अर्बन एरिया से ज्यादा है, यानी कि बेटा यहाँ पर एक्चुअल वर्कफोर्स ज्यादा है आपके कंपैरिजन में, अर्बन एरिया के कंपैरिजन में, ठीक है ना। यहाँ ज्यादा लोगों के एंगेज है प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, यहाँ कम। पर बेटा फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, चाहे आप क्वांटिटी में ज्यादा हो बाबू, आप फिर भी इतना ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जितना अर्बन इकोनॉमी करती है। शायद आपका कंट्रीब्यूशन 35% ही होगा जीडीपी में, और 65% अर्बन इकोनॉमी का होगा। तो बाबू जब इतने सारे लोग एंगेज्ड हो तो बेटा कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पाते? इसका मतलब आप बेटा कमाते तो कम ही हो, और कमा क्यों कम रहे हो? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, तभी तो कम मिलता है आपको, और कम मिलता है बेटा तो बहुत बड़ी वजह है पॉवर्टी की। क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है? और एक चर्चा बेटा मैंने यहां से भी निकाली हुई है बेटा, हायर पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इन द रूरल एरियाज। बाबू अगर वुमेन्स की भी बात करो, जैसे हमने टोटल की बात करी, वुमेन्स की भी बात करो, तो रूरल एरिया में बेटा वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द अर्बन वुमेन्स। इनका पार्टिसिपेशन रेट तो कम है। आउट ऑफ 100 की बात करें तो बेटा रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं बेटा 18% वुमेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज्ड है, और अर्बन एरिया में सिर्फ 14। ऐसा क्यों बेटा? ज्यादातर ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि पिछला भी आपने रीजन पढ़ा, रूरल एरिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। पॉवर्टी ज्यादा होने की वजह से बेटा वुमेन्स इन द रूरल एरिया अवॉइड्स एजुकेशन एंड सीक्स एम्प्लॉयमेंट। बेटा वो एजुकेशन छोड़ देती है, और वो बहुत ही अर्ली एज में छोड़ देती है। बहुत ही अर्ली एज में बेटा प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लग जाती है, घर के लिए बेटा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट बनने की कोशिश करती है। इसलिए बेटा पार्टिसिपेशन रेट हमेशा वुमेन का रूरल एरिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू द अर्बन एरिया। क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है? और कुछ किसी का एनालिसिस कहता हो तो बेटा वो बता सकता है। मैंने 3 पॉइंट तो ठीक ठीक कर दिए, ऐसा नहीं है कि यहां से कोई पॉइंट बन नहीं सकता था, बन सकता था। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। बाबू अब 3 शॉर्ट नोट हैं छोटे छोटे, जिसका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। चैप्टर को बेटा एनसीईआरटी से मैंने बहुत ही कम पढ़वाया हुआ है, लास्ट टाइम भी इस बार भी बहुत कम पढ़वाने। पास्ट ईयर क्वेश्चन में कुछ देखूंगा इंपॉर्टेंट तो पढ़वाऊंगा। ठीक है जी बाबू, 3 टर्म की चर्चा करनी है हमें बेटा। एक टर्म है बेटा जॉबलेस ग्रोथ, एक टर्म है बेटा कैजुअलाइजेशन, एक टर्म है बेटा इनफॉर्मलाइजेशन। लो उत्तर सामने देखना बाबू। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, कैजुअलाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, सबसे पहले चर्चा इसकी कर लेते हैं। बाबू क्या होता है जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस? जिसमें बेटा जीडीपी के ग्रोथ करने का रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। When the GDP grows faster than the rate of employment, such a situation is known as jobless growth process. बेटा मैं कहूं जीडीपी हर साल इंडिया का 7% से बढ़ जाता है, नो डाउट इट इज अ ग्रोथ। नेशनल इनकम में ग्रोथ होना, जीएनपी में ग्रोथ होना, जीडीपी में ग्रोथ होना, ठीक है, यहाँ सच में ग्रोथ के इंडिकेटर है। लेकिन बेटा मैं बोलूं एम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3% बढ़ रहा है, सर इट इज अ जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस। When GDP grows faster than the rate of employment, बेटा यही तो ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ है, ग्रोथ भी है और जॉब भी नहीं है। अगर 7% से बेटा ग्रो कर रहा है जीडीपी, कम से कम 7% तो एम्प्लॉयमेंट बढ़े। क्लियर है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू एक टर्म आती है कैजुअलाइजेशन, इसका क्या मतलब है बेटा? जब कैजुअली हायर्ड वर्कर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टोटल वर्कफोर्स में कहीं ना कहीं ज्यादा होते चले जाए। कल हमने एक टर्म पढ़ी थी ना बेटा, कैजुअली हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर की 2 कैटेगरी है ना, एक कैजुअली हायर्ड और एक रेगुलर सैलरीड। आपको भी पता हमारे देश के हालात क्या है और देश चाहता क्या है। देश को चाहिए क्या? रेगुलर सैलरीड कैटेगरी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए बेटा, कहीं ना कहीं लोगों के पास जॉब सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हो, यही तो देश चाहता है। लोग भूखे ना मरे, पॉवर्टी खत्म हो। लेकिन है क्या? डेली वेजेस ज्यादा है। When the casually hired worker in the total workforce have risen over a period of time. जब कैजुअली हायर्ड वर्कर बेटा टोटल वर्कफोर्स में बढ़ते चले जाते हैं ना, इस सिचुएशन को कैजुअलाइजेशन बोला जाता है। और हो यही रहा है, डेली वेजेस देख लो कितने बढ़ते चले जा रहे हैं।
ठीक है ना। आज सच्ची बात है बेटा, आज हम भी कहते हैं ना किसी को, कोई हमारे पास कॉल करता है, सर मेरा क्लाइंट का कॉल आया मेरे पास कि सर एक अकाउंटेंट भेज देते हैं। मैं पूछता हूँ फुल टाइम पार्ट टाइम? सर पार्ट टाइम भेज दो 2 घंटे के लिए, क्योंकि उसको पता है फुल टाइम की कॉस्ट क्या है। अरे मैं 2 घंटे में ही काम चल जाएगा मेरा तो भैया कैजुअलाइजेशन बढ़ता ही चला जा रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात? बाबू इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये वैसे बता देता हूं, तीनों बीमारियां इंडिया को लगी हुई है। ये भी बीमारी इंडिया के पास है, ये भी है और ये भी है। इनफॉर्मलाइजेशन क्या, तभी मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूं। बाबू when people find more job in the informal sector of the economy than the formal sector in the economy, such a situation is known as informalization। और आपको पता है बेटा इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करना हो तो बेटा फॉर्मल सेक्टर वो होता है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, अगर वहां पर 10 से ज्यादा जॉब हैं, 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, तो मैं उसको फॉर्मल सेक्टर बोलूंगा। और फॉर्मल सेक्टर के कुछ बेनिफिट होते हैं बाबू, वहां पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, वहां सारे बेनिफिट मिलेंगे लेबर लॉस के। वहां बेटा लेबर यूनियन ट्रेड यूनियन के लॉस भी एप्लीकेबल होंगे, लेबर यूनियन ट्रेड यूनियन बनाना भी अलाउड होगा। समझ में आती है बात? इनफॉर्मल सेक्टर समझते हो ना बेटा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप देख लो दुकानों पे एक लोग काम कर रहा है, 2 लोग काम कर रहा है, शाम को बेटा खाने पीने की रेडी पे जाओगे, एक आदमी काम कर रहा होगा, 2 आदमी, सब इनफॉर्मल सेक्टर में। कुछ नहीं होना इनका बेटा, एक एज के बाद जब ये काम करने लायक नहीं लगेंगे ना, कोई पूछेगा भी नहीं इनको। क्योंकि बेटा सिर्फ फॉर्मल सेक्टर ऐसा है जहां सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, जहां रिटायरमेंट के बाद कुछ मिलेगा, जहां लेबर लॉज एप्लीकेबल होते हैं, जहां बेटा एम्प्लॉयर आपको जॉब से निकालते टाइम 10 बार सोचता है कि लेबर कोई एक्शन ना ले ले। ऐसे आदमी का क्या है बेटा, रेडी पे खड़ा है एक आदमी, चलो कल से ही हटा दिया तो क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर पाएगा। तो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएट होना खराब माना जाता है बेटा, फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएट होना काफी अच्छा माना जाता है। समझ में आ रही है बेटा बात? दोबारा सुन लो बेटा एक बार, कुछ भी पूछना है तो। फॉर्मल सेक्टर क्या है? चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, जहां 10 से ज्यादा जॉब है, जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। बाबू फॉर्मल सेक्टर में क्या क्या बेनिफिट है? लेबर लॉस के बेनिफिट है, लेबर यूनियन ट्रेड यूनियन बनाना अलाउड होता है बेटा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। जॉबलेस ग्रोथ प्रोसेस क्या है? When the GDP grows faster than the rate of employment, such a situation is known as jobless growth process। Casualization क्या है? When the casually hired worker in the total workforce have risen over a period of time। और इनफॉर्मलाइजेशन क्या है? When people find more job in the informal sector of the economy than the formal sector of the economy। और formal sector मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है जी। कोई, हाँ जी बेटा, किसके रीजंस डिस्कस कर दो? किस चीज के रीजन? बाबू ऐसा हो क्यों रहा है? बेटा कहने की बात ही नहीं है ना। देखो इंडिया में बहुत सारे धंधे मैसिव बन नहीं पाते, जब मैसिव नहीं बन पाते तो 10 से ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है। एक गली मोहल्ले से धंधा शुरू होना है, उसी गली मोहल्ले में खत्म हो जाना है। बहुत स्मॉल बिजनेसेस हैं, जब स्मॉल बिजनेस है बेटा वो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, वो क्या कर सकता है? 1 2 3 4 को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। इसलिए इनफॉर्मलाइजेशन है। रही बेटा कैजुअलाइजेशन की बात, बेटा हमेशा से ना बेटा रेगुलर सैलरी का बर्डन कोई लेना नहीं चाहता आपके। किसी भी एम्प्लॉयर को देख लो आप, उनको लगता है यार डेली वेजेस ही ठीक है, बंदा सुबह आएगा कल काम पे चला, कल आए ना आए मुझे भी नहीं पता, किस गांव से आता है मुझे नहीं जानना। अब उन्हें लगता है कि बेटा मैं रेगुलर सैलरी पे लगूंगा, अगले दिन पर्सन एडवांस मांगना शुरू कर देगा, कल आएगा परसों आएगा नहीं आएगा मुझे कुछ नहीं पता। ये चीजें हो ही नहीं रही इंडिया में, तो समस्याएं हैं ये बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है ना। और रही बेटा जॉबलेस ग्रोथ की, ये तो बेटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में। क्योंकि बेटा अगर मैं आज बोलूं ना एक इंसान के पास थोड़ा सा ठीक पैसा है, आप उसकी समझ जान लेना, उससे बात करके देख लेना। आप उससे बात करके देखो कि आपको क्या लगता है, आप लेबर ज्यादा रखना चाहते हो? कान पकड़ लेगा, भैया लेबर संभालनी बहुत मुश्किल है, मैं तो 10 करोड़ लगा दूंगा, नौकरी मैं 2 ही लोगों को दूंगा, बस 2 मशीन ऑपरेटर बुला लेता हूँ।
अब क्या हो रहा है बेटा, जिसके पास भी थोड़ा सा ठीक पैसा आ रहा है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और वो कैपिटल इंटेंसिव में नौकरियां क्रिएट होती नहीं है। तो बाबू ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी मशीन की अच्छी है, वो बढ़िया प्रोडक्शन कर रही है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, पर बाबू एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ा ना। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। बाबू दो मेन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है जो रूरल एरिया में दिखाई देती हैं, सबसे ज्यादा में जो रूरल एरिया में दिखाई देंगी अनएम्प्लॉयमेंट। बाबू सबसे पहले डिसगाइज्ड और दूसरी सीजनल। बाबू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सबको पता है ये बात, ठीक है ना। when the number of person actually engaged in the job is much more than actually required to accomplish it। बाबू एक फार्म लैंड है, दो ही बंदों की जरूरत है, और बेटा घर के 5 लोग लगे हुए हैं। बाबू अगर बेयर देखोगे, सिर्फ सिंपल आंखों से देखना है तो आपको लगेगा पांचों एम्प्लॉयड है, पर बेटा अगर 3 लोगों को हटा भी दोगे ना तो जितना आउटपुट आता है उतना ही आएगा, आउटपुट 1 किलो भी नहीं गिरेगा। यही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली एंगेज्ड इन द जॉब इज मच मोर देन द एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश इट। इफ सम ऑफ देम आर विथड्रॉन द टोटल आउटपुट विल नॉट फॉल। बेटा अगर निकाल भी दिया ना 3 को, कहीं से कहीं तक भी बेटा आउटपुट गिरने नहीं वाला, ठीक है ना जी। और मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, ये ज्यादातर प्रॉब्लम कब होती है बेटा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में होती है। याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी आपको कुछ दिन पहले एक ढाबा का, ठीक है ना जी। एक इंसान 18 घंटे मेहनत करके ढाबा चला लेता था, 2 बच्चे हुए, तीनों ने ड्यूटी बांट ली, 6-6 घंटे कर ली, ठीक है जी। उनके भी 2-2 बच्चे हुए, उनके दादाजी ने रिटायरमेंट ले ली, अब उन्होंने कहा 6 आदमी काम वाले, सबने 3-3 घंटे ड्यूटी मानी। भाई जो काम, चलो मैं ये नहीं कहता 18 घंटे ड्यूटी दो, लेकिन जो काम 2 लोगों का है बेटा 6 लोग कर रहे हो, ठीक, आपको कभी भी नहीं दिखेगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं लगेगी इस पैटर्न में, पर बेटा जितना आप इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो उतना कर नहीं पा रहे हो, ठीक है ना जी। और ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में यही होता है, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और बेटा दूसरी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों एग्जिस्ट करती है बेटा हमारी इकोनॉमी में, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। और अगर बेटा आप सिर्फ अभी तक मल्टी क्रॉपिंग पे शिफ्ट नहीं हुए, सिंगल क्रॉप ही प्रोड्यूस कर रहे हो, तो एवरेजली 5 to 7 मंथ आप अनएम्प्लॉयड होते हो, ऐसा डेटा कहता है, 5 to 7 मंथ। ये है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सिंपल सी बात, क्लियर है बेटा बात। अब वो आखिरी टॉपिक बचता है बस मेरे पास, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, 5-1 मिनट का सिर्फ है, ठीक है जी। बेटा गवर्नमेंट हाल ही में कर क्या रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, मुझे इसकी बात करनी है, ठीक है जी। बाबू एक बात बताओ, जब एनईपीज आई 1991 में, तो प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ी ड्राइव चली प्राइवेटाइजेशन के टुवर्ड्स, और आज की तारीख में वो ड्राइव काफी तेजी से बढ़ रही है। देख रहे हो ना बेटा, LIC के 3.5% शेयर मार्केट में बेच दिए गए, पब्लिक सेक्टर थोड़ा सा श्रिंक हो गया, और श्रिंक होगा 3.5% के आसपास, 4% में और सुन रहा हूँ LIC के शेयर अभी बेचेगी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है बेटा, तो वो जब एक बार शेयर बिक जाता है तो इंडिया का लॉ कहता है 10 या 11 साल में बेटा उसके शेयर 25% बेचने कंपलसरी होते हैं। तो LIC 75% पे आ जाएगा अगले 10-11 साल में, उसके बाद भी गवर्नमेंट रुकेगी नहीं, मुझे पक्का पता है, प्राइवेटाइजेशन चलते रहेंगे, ठीक है ना। सेम चीज हमने IRCTC में भी देखी, ठीक है जी, वो भी थोड़ा सा प्राइवेटाइज कर दिया गया, मार्केट में शेयर अवेलेबल है, जितने मर्जी खरीद लो बाबू। और ये चीजें आप और PSUs में भी देखोगे ना बेटा, PSU बैंक पहले कितने सारे थे, मर्जर हुए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कहां गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कहां गया, मर्ज हो गया PNB में। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 2 बैंक मर्ज हो गए, सर कितने सारे PSU थे, कुछ कमी तो हुए, बढ़ तो नहीं रहे। बहुत सारे स्टेट बैंक थे, सब मर्ज हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 4-5 और थे, सारे के सारे मर्ज हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। तो बाबू आप देख रहे हो नंबर ऑफ PSUs कम होती जा रही है बेटा, जैसे जैसे इनका साइज श्रिंक होता जा रहा है, तो बेटा इनका रोल एज अ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी कम होता चला जा रहा है, क्योंकि PSU जितनी जॉब क्रिएट करती थी उतना कोई क्रिएट नहीं करता। जैसे जैसे इनका साइज श्रिंक हो रहा है, तो बेटा इनका रोल भी तो एज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रिड्यूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटा एक अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ तो हम बढ़ ही रहे थे जब से NEPs आई हैं। तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया कोप अप करने के लिए,
क्या कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। एक स्कीम बड़ी पुरानी है बेटा, सब जानते हैं, ठीक है जी, नरेगा या मनरेगा, बोलते मनरेगा, लिखते एमजे नरेगा, महात्मा गांधी के नाम पर है ये, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना जी। जहां क्या किया जाता है, 100 डेज की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है एट अ मिनिमम वेज, जो भी इंडिया में मिनिमम वेज डिसाइड होती है बाबू। 100 दिन की तो पक्का पक्का जॉब देंगे। ज्यादातर बेटा ये इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में है जॉब बाबू। जहां कहीं भी जिस भी गांव में मनरेगा स्कीम इंप्लीमेंट होती है, आपको अगर किसी को नौकरी चाहिए वहां रिपोर्ट कर सकता है, और गवर्नमेंट क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही काम कराती है, यानी कि वही मजदूरी वाला काम। लेकिन 100 दिन की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है 365 दिन में से। मान लो मिनिमम वेज रेट बेटा अगर 600 भी हो या 500 भी हो, तो 50,000 रुपए कन्फर्म आएंगे आपके पास, 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। और पुअर, आप पुअर नहीं हो, 50,000 अगर कमा रहे हो इंडिया में, पुअर की डेफिनेशन ऐसी है, वो पॉवर्टी हटा दिया, वरना बहुत डिटेल डिस्कशन करता। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में बाबू। और क्या किया गवर्नमेंट ने, अब बेटा लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट है बाबू, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप्स। बेटा गवर्नमेंट ने इन स्कीम से एम्प्लॉयमेंट काफी जनरेट कर दिया इंडिया में, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट से और स्टार्टअप से। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है जी। इस टॉपिक को बेटा जो मैंने अभी बोला, इसको मैं एक बार एनसीईआरटी से पढ़ा देता हूं और फिर वाइंड अप कर रहे हैं बेटा, 2-3 मिनट कम होता है बस, ठीक है जी बाबू। और भी स्टैट हैं, एक आध टेबल और है, मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं। एक तो हम ये स्टैट और याद रखेंगे, कैजुअली हायर्ड का और रेगुलर सैलरीड का और सेल्फ एम्प्लॉयड का, ठीक है जी बाबू। ये भी एक स्टैट हम याद रखेंगे। एक टेबल मैंने भी पार्टिसिपेशन रेट वाली बता दी बाबू, ये नहीं करा रहा क्योंकि मैं सब कराने चलूंगा ना, जो 2 कराऊंगा वो भी रह जाएंगी। बाबू एक काम करो, चलो पहले तो यही पढ़ दो बाबू, थोड़ा सा स्पीड पकड़ना, ये पढ़ना शुरू करना। इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पढ़वा रहा हूं। यहां तक डन। कहानी धीरे धीरे फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर का डिफरेंस बताने की चल रही है, ठीक है जी। क्यों नहीं मिलते आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इसने बात करनी शुरू करी, ठीक है जी। बढ़ाएं आगे बात को, लो बेटा पढ़ना। मेरा ख्याल फॉर्मल इनफॉर्मल क्लियर हो गया, बाकी का समय बर्बाद करना ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जो है, प्रेग्नेंट वुमेन को जो छुट्टी देते हैं, 4 हफ्ते की छुट्टी अलाउड होती है गवर्नमेंट के हिसाब से,
वो है मैटरनिटी बेनिफिट्स। बाबू ये टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा होगा तो मनरेगा क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ो। सेकेंड पैराग्राफ हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में कंफर्म्ड आने के चांसेस है, इग्नोर मत करना। और सब कुछ एनसीईआरटी बहुत अच्छा लिखती है, मैंने नोट्स में कुछ नहीं लिखा इसके बारे में, मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन में दिखाऊंगा भी आपको। ये पढ़ा आपने अभी तक, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, वो बताएगा डायरेक्ट कैसे एम्प्लॉयमेंट देती है गवर्नमेंट और इनडायरेक्ट कैसे देती है, ढंग से पढ़ना। आगे बढ़ाऊं बात को, पढ़ना। क्लियर हो गई बेटा बात, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करी गवर्नमेंट ने, इनडायरेक्ट कैसे करी, ठीक है ना जी। गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी होटल, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कुछ भी रन करेगी बेटा, जैसे ही वहां पर ग्रोथ होगी वहां तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर वहां पर ग्रोथ होती है तो बेटा वो जिसको भी अपना आउटपुट बेचते हैं, जिसके लिए भी वो इनपुट है, अगर वो ज्यादा इनपुट रिसीव करेगा, उसे भी ज्यादा आउटपुट बनाना है, तो वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, या इनडायरेक्ट है। यही तो बात करी इसने, ठीक है जी। आगे बढ़ाओ बेटा, मैनी प्रोग्राम्स यहां से पढ़ना शुरू करो। बस कुछ नहीं, ठीक है जी, पैकअप रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।